अब एक काम करते हैं, टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई, राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आज का फंडामेंटल आइडिया। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरू जी और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। फंडामेंटल ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म आइडिया कह लीजिए या थोड़ा मध्यम अवधि के लिए कह दीजिए, तो मैं मैरिको के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो कई कैटेगरीज में इनका मार्केट शेयर अच्छा है, बड़ा है। फिर वो चाहे कोकोनट ऑयल हो, वैल्यू एडेड ऑयल हो या सफोला के ओट्स हो, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। कैपिटल रेशियोज अगर आप देखें तो आरओई 36%, आरओसी 43% के आसपास पड़ता है। डेट टू इक्विटी बहुत ही लो है, 0.1 तक। कैश रिजर्व अच्छी है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जीएसटी कट वगैरह के बाद और जो फेस्टिवल डिमांड आई है, उसके बाद हमारे हिसाब से जो नंबर्स आएंगे वो बहुत बेहतर आएंगे। रूरल डिमांड अच्छी बनी हुई है, थोड़ा कैचअप अब अर्बन डिमांड में होना बाकी है। छोटी अवधि में ये 790 तक जा सकता है, पर थोड़ा मध्यम से लंबी अवधि रखें तो 10 से 12% की बढ़त हो सकती है। उछाल देखने को मिला यहाँ पर। राजेश अग्रवाल जी, फेडरल बैंक 268 पर खरीदेंगे क्या? देखिए, जिसके पास है उसे होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी के लिए थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए। नतीजे बहुत शानदार आए, नो डाउट। खास करके पीपीओपी और एनआईएम्स के जो जो है, वहां पे जो उछाल आई वो एक्सपेक्टेशन से अच्छी आई। ग्रोथ अच्छी है। और न केवल फेडरल बैंक की, अगर आप देखें तो जितने भी छोटे मझोले बैंक है, प्राइस सबके नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं लगातार। तो मध्यम से लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देंगे, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन नई खरीदारी के लिए मैं समझता हूँ थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए। आज जो उछाल आया है उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ होता है तो नई खरीदारी की जा सकती है। जिसके पास है तो वो बने रह सकते। ओके, एक टेक्निक एलटीटीएस में, और सुबह इस पर बात हुई थी हमारी। राजेश अग्रवाल जी, 52 वीक लो पर आ गया एलटीटीएस, खरीदेंगे क्या? नहीं, अभी अवॉइड करना चाहूंगा। इससे बेटर ऑप्शंस है मार्केट में। अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस, जो कि आज अच्छी बढ़त के साथ है, वहां ध्यान देना चाहिए, या इवन टीसीएस। और मिड कैप की बात की जाए तो परसिस्टेंट या इंटेलिजेंट, ये कुछ एक पिक्स है जो हमने हमारे क्लाइंटों को बता रखी है। जिस तरीके की गाइडेंस और जिस तरह के नंबर्स वगैरह आए हैं उसे देखते हुए मुझे लगता है कि अभी अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। चलिए, आप बात, खैर बख्शी जी रहेंगे या जाएंगे कुछ पता नहीं, लेकिन राजेश जी, नंबर्स और एक और चीज़, हर प्राइस पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है। राजेश अग्रवाल जी, आपका टेक क्या है? मतलब कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप आईसीआईसीआई बैंक को? क्योंकि अब हद से ज़्यादा एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स की प्राइस परफॉर्मेंस में। वो ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं, ये अपने प्रीवियस हाइस को भी मैच नहीं कर पा रहे हैं। क्या व्यू है? देखिए, ऐसा है वीरू जी कि बैंकिंग एज ए स्पेस को अगर अपने दो भागों में बांटे, प्राइवेट और पब्लिक पीएसयू में, तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एचडीएफसी के वैल्यूएशन हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मर्जर के बाद दुनिया का 10 सबसे बड़ा बैंक में आ गया। इस साल हमारे अनुमान से 80,000 करोड़ की प्रॉफिट पूरे साल की बॉटम लाइन ये डिक्लेयर करेगा। स्टेबल ग्रोथ दिखाई है हमेशा से। एनआईएम्स ठीक ठाक है, लोन्स कह लीजिए, एडवांसेस कह लीजिए, दोनों में अच्छी बढ़त है। जो दिक्कत है वो एलडीआर को लेकर के है। वहां से क्लैरिटी आती है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये स्टॉक 4 फिगर तक छोटी अवधि में जाता हुआ दिखे। और पीएसयू साइड की बात की जाए तो जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे कि प्राइस सभी के नंबर्स बहुत शानदार आ रहे हैं, चाहे वो एनआईएम्स के लेवल्स पे हो या एनपीएस के लेवल्स पे हो। हमारी चर्चा कई बार इस पे रही है। तो लार्ज कैप में हमने हमेशा एसबीआई के साथ जाने को कहा है, क्योंकि वैल्यूएशन न केवल बैंक के अपनी परफॉर्मेंस की वजह से अच्छे हैं, बल्कि उनके जो सब्सिडरीज हैं उनकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और जब भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो वहां एक बड़ा बढ़त हो सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप की बात की जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैंने कई बार रिकमेंड किया हुआ है। अगर आप देखें तो पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इस बैंक ने। तीसरी तिमाही में भी अगर देखें तो 26% के आसपास की बॉटम लाइन की बढ़त, डिपॉजिट्स में 15%, एडवांसेस में 20%। और सबसे अच्छी बात है कि नेट एनपीए 0.15 तक आ गया है। मुझे लगता है कि ये कुछ नाम है जहां ध्यान देने चाहिए। ये कुछ नाम। चलते हैं हम आज के मिड कैप फंड के लिए राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरू जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से ग्रेफाइट इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। ग्रेफाइट की अगर आप देखो तो 6 प्लांट इंडिया में और एक जर्मनी में है। 98,000 टन की कैपेसिटी है। क्रूड कई दिनों से या कई महीनों से कह लीजिए $60-65 के बीच में घूम रहा है। वो उनके लिए सबसे बड़े फायदे की बात है, क्योंकि नीडल कोक इस्तेमाल होता है जो क्रूड का बाय प्रोडक्ट है।
स्टील इंडस्ट्री लगातार डीकार्बोनाइज के तरफ जा रही है, जिसके कारण से ईएएफ रूट में स्टील प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो कि इलेक्ट्रोड प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छा है। रेजोनक ने चाइना और मलेशिया में अपने प्रोडक्शन हॉल्ट कर रखे हैं। 600 करोड़ का कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। इन्वेंट्री की जो दिक्कतें पिछले क्वार्टर्स में थी वो कम होती हुई नजर आ रही है और डिमांड बढ़ रही है। मुझे लगता है स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। 12 से 15% आगे आने वाले 9 से 12 महीने में बिल्कुल हो सकते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, अब राजेश अग्रवाल जी, आप भी बताइए, आप भी पीछे क्यों हैं? आपकी कॉल क्या रहेगी? वीरू जी, कैपिटल मार्केट की थीम बहुत शानदार चल रही है। एमसीएक्स के साथ जाना चाहिए। जिस तरीके की मोमेंटम गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में बना हुआ है, जो वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहने वाले हैं। और छोटी अवधि, बहुत छोटी अवधि की बात की जाए, हफ्ते 10 दिन की, तो मैं समझता हूँ 2500 सवा 2500 के टारगेट रखने चाहिए। लंबी अवधि में 2800 के टारगेट। चलिए वीरो के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरो बताइए। जी, ब्रेथ बेहद शानदार अनुज, बहुत दिनों बाद ऐसी ब्रेथ देखने को मिल रही है क्योंकि हम अंतिम दौर तक, अंतिम मिनटों तक टिके रहे। दैट्स इंपॉर्टेंट। पहले थोड़ा एक सीरियस बात और कर लेते हैं। पॉलीकैब अब देखिए 7100 भी ब्रेक कर रहा है, और जैसा मैं कह रहा था कि टॉप लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा मामला मार्जिन, उसकी वजह से मार्जिन कम हुए हैं, 13.8 से घटकर 12.7 पर आए हैं। राजेश जी, ये जो कॉपर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आई एम अज्यूमिंग कि उसी ने इम्पैक्ट किया होगा मार्जिन्स को, लेकिन क्या ये एक आगे जाके डी रेटिंग फैक्टर हो सकता है, या इस डिक्लाइन में बाइंग करेंगे आप? देखिए, पिछले हफ्ते की चर्चा भी मुझे याद है, हम लोग केबल वायर की बात कर रहे थे। उस समय मैंने ये कॉपर का मुद्दा उठाया था, और मुझे भी पूरी तरीके से उम्मीद है कि वैसे तो डिटेल्स आई नहीं है और कॉन कॉल में देखना पड़ेगा, लेकिन पूरी उम्मीद ये है कि कॉपर ने ही डेंट किया है। और जिस तरीके की बढ़त के अनुमान लगाए जा रहे हैं, कॉपर की डिमांड जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, फिर वो चाहे ईवी से हो, चाहे रिन्यूएबल से हो, मुझे लगता है वो डेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो और रियल स्टेट में भी, जो कि इनके मेजर कंज्यूमर हैं इस सेक्टर के, वहां भी थोड़ा सा स्लो डाउन देखा जा रहा है। पहली जिस तरीके की बढ़त थी उससे थोड़ा सा स्लो डाउन देखा जा रहा है। तो ये दोनों चीजें फैक्टर करेंगी। मुझे लगता है यहाँ से और थोड़ी सी गिरावट बढ़ सकती है। कोई भी कारण से अगर स्टॉक 6500 6800 तक आता है, तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इस वक्त थोड़ा अवॉइड करें। इस वक्त थोड़ा अवॉइड करेंगे। चलिए अब राजेश जी बताइए, वीकेंड आ रहा है, क्या करें वीकेंड में? अनुज जी, वीकेंड में करने लायक एक ही वेब सीरीज है जो अच्छी रिलीज हो सकती है, वो इमरान हाशमी की तस्करी है। नीरज पांडे ने कमबैक किया है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कस्टम्स ऑफिसर रहते हैं इमरान साहब, और कई तरह के स्मगलिंग केसेस को वो रोकने की कोशिश करते हैं। इस पे है ये सीरीज। इसके अलावा कुछ मूवीज जो पहले सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, वो वापस से ओटीटी पे आ रही है, जैसे कि 120 बहादुर, आपके फरहान अख्तर साहब की जो रजेंगला का वार दिखा रहा है, या फिर मस्ती 4, जो रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफ्ताब शिवदर्शनी करीब करीब एक दशक के बाद वापस आए थे, वो एक एडल्ट कॉमेडी है। इसके बाद एक साउथ की मूवी है कल मामा कल, जो कि ममूटी की क्राइम थ्रिलर है, जो बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि एक ओरिजिनल स्टोरी पे बेस की हुई है, जो 2000 के साल में कोई साइनाइड किलर करके हुआ करता था, उस पे है। ये अच्छी हो सकती है। थिएटर की बात की जाए तो 3-4 बहुत छोटी रिलीजेज हैं। एक राहु केतु है, जो कि पुलकित सम्राट वरुण शर्मा, जो फुकरे की टीम थी, वो टीम वापस से राहु केतु में है। हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस करके एक है, जिसने आमिर खान साहब ने बनाई है, वीरदास की एक एनआरआई स्पाई है, उस पे बेस की हुई है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1-2 चाचा करके एक है आशुतोष राणा की। ये 3 छोटी मूवीज हैं। एक इंग्लिश मूवी है 20 इयर्स लेटर की, जो कंटिन्यूएशन है, द डोन टेम्पल, वो एक हॉरर मूवी है। यही कुछ एक ऑप्शन इस वक्त ओटीटी और थिएटर्स में है। तो ये है जनाब इस हफ्ते आपके पास देखने के लिए सिनेमाघरों में और ओटीटी पे। मैंने हक देखी राजेश जी 2 रोज़ पहले, बहुत अच्छी लगी, यामी गौतम स्टार। और फ्रीडम एट मिडनाइट अभी एक एपिसोड देखा है नए सीज़न का, ये देखना बाकी है, लेकिन बहुत ही शानदार चित्रण है। अच्छी लगी आपको सेकंड पार्ट? मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी है, मैं अभी कुछ और देख रहा था, तो इस वजह से वो खत्म नहीं हुई है। मैं अभी 4 मोर शॉट्स का जो आखिरी सीजन है वो चला रहा था, उसके 1-2 एपिसोड बचे हुए हैं, उसके बाद वो चालू करूंगा।
चलिए तो जनाब ये है आपके पास इस वीकेंड में। चलिए इस डिस्कशन से बाहर निकल के आते हैं और राजेश जी ने आपको पूरा ब्यौरा दे दिया इस हफ्ते का, आपके पास सिनेमाघरों में क्या क्या है खरीद देखने लायक। पॉलीकैब लेके आई इस बीच, पॉलीकैब क्रैक हो रहा है और ये क्रैक जो है वो मायने रखता है क्योंकि ये सेकेंड हाफ ऑफ 25 के बाद का, देखिए पिछली बार जो क्रैक था वो कुछ और बड़े कारण थे, उसको दोहराऊंगा नहीं, बट इस बार नंबर्स का रिएक्शन है, इस बार मार्जिन्स, इस बार कॉपर प्राइसेस का मार्जिन्स पे इम्पैक्ट। और एट 2058, ये तो स्पॉट है, मेरे स्क्रीन पे क्या है, रोलिंग है, एक सेकेंड मैं इसको स्पॉट में भी लगा देता हूँ। और पॉलीकैब 200 डेमा, सडनली आपने 18 जून के बाद पहली बार 200 डेमा को छू लिया है। अरुण इस पे एक टेक देंगे। पॉलीकैब जो जिसने लिया वो था टेक महिंद्रा, शानदार मूव, लार्ज कैप आईटी में टेक महिंद्रा का क्लोज 8 जुलाई 2025 के बाद तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज। लेकिन अगर आप हमसे पूछें कि 2 सितारे कौन थे आज, तो वो था इन्फोसिस, अर्निंग्स करेक्शन, और दूसरा था फेडरल बैंक, मिड कैप बैंकिंग। शानदार मूव, ऑल टाइम हाई पर। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर बैठने के लिए। पूरे पैनल को एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और मिलेंगे फिर से सोमवार को एक बार मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। लेकिन याद रखिएगा जब हम आपसे फिर मुलाकात करें